हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और जैसे अपना जो सीरीज़ चल रहा है इनफर्टिलिटी सीरीज़, तो उसमें आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में कि यूट्राइन फैक्टर्स जो होते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एबनॉर्मल यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट रहती है। सो अभी हम बात करेंगे कि बच्चादानी नॉर्मल है और फिर भी कंसीव करने में तकलीफ़ हो रहा है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं कि नॉर्मल यूट्रस के साथ क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिस वजह से कंसीव करने में तकलीफ़ हो रही है। सो जो फैक्टर्स रहते हैं कि आइदर जेनेटिक फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स अगर प्रेजेंट है, उसका काउंट बहुत ज़्यादा है, या तो जैसे पिनापोड्स वगैरह जो रहते हैं वह ओपन होने का जो समय है यानी कि इम्प्लांटेशन विंडो जिसे हम कहते हैं वह अगर आगे पीछे है, तो ऐसे रीज़न की वजह से भी बच्चा रुकने में तकलीफ़ हो सकती है। और दूसरा रहता है कि जैसे यूट्रस का जो वॉल्यूम है, ब्लड सर्कुलेशन है, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है तो ऐसे रीज़न में भी मल्टीपल इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आज मैं शेयर करना चाहती हूँ ऐसा ही एक केस, जैसे कि उनको फर्स्ट प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हो गया था, उसके बाद 3 बार अबॉर्शंस हो चुके थे, मिसकैरेज हो चुके थे, और जब भी उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट किया गया तो उनको फर्स्ट साइकिल में कंसीव नहीं हुआ। तब यह पेशेंट का क्वेश्चन था कि मैम नेचुरली तो कंसीव होता है, तो आईवीएफ में क्यों फर्स्ट ट्राई में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग रहेंगे जिनको ऐसी समस्या हुई होगी। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि आप नेचुरली कंसीव करते हो तो आपको आईवीएफ में फ़र्स्ट साइकिल में ही रिज़ल्ट मिल सकता है। वर्ल्ड ओवर जो आईवीएफ के सक्सेस रेट है वो ऑन एन एवरेज इट इज़ 40 to 45%। सो फेलियर रेट भी है, यह चीज़ समझना बहुत ही आवश्यक है। सो अभी यह जो पेशेंट है उसकी मैं आपको डिटेल में हिस्ट्री बताती हूँ कि पेशेंट की एज जो है 38 इयर्स है, और पहले उनका जो बच्चा है वह 12 साल का बच्चा है। उसके बाद 3 अबॉर्शंस हो चुके थे ऑन एन एवरेज, सब 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स के टाइम में अबॉर्शंस हुए थे। उनका डीएनसी भी हुआ था 2 बार। सो यह जो पेशेंट है उसको पुअर ओवेरियन रिजर्व था और उसके लिए उनको आईवीएफ ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया था। प्लस उनके हस्बैंड का जो रिपोर्ट था उसमें भी सीवियर ओट्स था, और इस रीज़न की वजह से उनको आईवीएफ का ऑप्शन दिया गया था। लेकिन जैसे उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें जो भी oocytes मिले थे वो अच्छी क्वालिटी के थे। स्पर्म का क्वालिटी भी जो था जिससे इक्सी ट्रीटमेंट किया गया वो भी अच्छे क्वालिटी के थे, यानी एम्ब्रियो जो था उसकी क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन फिर भी यह पेशेंट को फर्स्ट साइकिल में रिज़ल्ट नहीं मिला था। सो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन ये रहता है कि जब भी सब नॉर्मल था फिर भी क्यों प्रेगनेंसी नहीं रुका। तो यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसे नॉर्मली जो यूट्रस का अंदर का लाइनिंग होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन वगैरह अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है, और पिनापोड्स करके जो रहते हैं उसका एक समय होता है जब भी वो ओपन होते हैं। सो यह जानने के लिए एरा टेस्ट होता है जिसे एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एनालिसिस कहा जाता है। सो एरा टेस्ट जो होता है, जनरली जिन पेशेंट का 3 और मोर आईवीएफ साइकिल फेल्ड होता है वह पेशेंट में एरा टेस्ट एडवाइस किया जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की इच्छा है कि हमें वह टेस्ट करके ही आगे बढ़ना है तो वी कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर द एरा टेस्ट। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि एरा टेस्ट किया, उसमें जो समय आया और वह हिसाब से अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया तो आपको 100% रिज़ल्ट मिल सकता है। हमेशा कोई भी प्रोसीजर होते हैं सबके लिमिटेशंस होते हैं। सो यह चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। सो एरा टेस्ट के बारे में डिटेल में मेरा वीडियो है, वो भी आप
सुन सकते हो। उसमें व्हाट इज़ एरा टेस्ट, कैसे एरा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, एरा टेस्ट की रिपोर्टिंग कैसे होती है। सो आगे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे यह जो पेशेंट है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि जो समय पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है वह समय पे उसकी जो इम्प्लांटेशन विंडो है वह आगे या तो पीछे हो सकती है, तो उस वजह से भी फर्स्ट साइकिल फेल होने का चांसेस रहता है, ऑल्दो एम्ब्रियो की क्वालिटी कितनी भी अच्छी होने दो। और ऐसे जो पेशेंट हैं जिनमें जनरली हम एडवाइस करते हैं कि आप और एक साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हैं और उसके बाद हम एरा टेस्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि अगर आपके 2 और मोर IVF साइकिल फेल्ड होते हैं तो हमारा जो ऑर्किड IVF सेंटर है वहाँ पे हम एरा टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, ताकि जो थर्ड साइकिल होती है उसमें आपके रिज़ल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यह चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर यूट्रस नॉर्मल है, लाइनिंग भी आपका अच्छा है, एम्ब्रियो की क्वालिटी भी अच्छी है, और फिर भी अगर आपको कंसीव करने में तकलीफ़ होती है या तो बार बार मिसकैरेज होता है, इवन यह जो पेशेंट है कि जिसको बार बार मिसकैरेज हो रहा था, सो मेन प्रॉब्लम जो है वो इम्प्लांटेशन के साथ हो सकता है। हालांकि यह पेशेंट में एंडोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस के अंदर कोई ऐसे जाले वगैरह नहीं थे, लेकिन काफ़ी बार हम देखते हैं कि जिनका मल्टीपल ऐसा DNC वगैरह हुआ है, क्यूरेटाच वगैरह हुआ है, तो यूट्रस के अंदर झाले बन जाते हैं और उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड फ्लो जो रहता है वो हैम्पर होता है, और यह भी एक रीज़न होता है कंसीव नहीं करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे मल्टीपल रीज़न्स होते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है। दूसरा जो मैं आपको बता रही थी कि नेचुरल किलर सेल्स, तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है कि जो ट्रोफोब्लास्टिक रिएक्शन होता है और यह समय पे जो बॉडी होता है, फीमेल का जो बॉडी है वह प्रेगनेंसी को रिजेक्ट कर देता है। सो आइदर पेशेंट को स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है या तो मिसकैरेज हो सकता है। सो यह जो प्रॉब्लम रहती है उसमें भी हम लोग IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह की ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और पेशेंट को सक्सेसफुली रिज़ल्ट मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में भी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं और देखते रहिए हमारा जो YouTube चैनल है। और दूसरे कोई टॉपिक आपको चाहिए स्पेसिफिक गाइनेक रिलेटेड, तो वह टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। और जो कमेंट्स आपके आती हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना जल्द ही आपके सब क्वेश्चंस के हम आंसर दे पाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।